9वीं 10वीं कक्षा में आते-आते मैंने यह डिसाइड किया कि मैं सिविल सेवा परीक्षा में बैठूँगा। मुझे बचपन में ही समाज में कुछ अच्छा और कुछ बड़ा करने का एक उम्मीद था, एक जज़्बा था। मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हमेशा से रहा हूँ। मैं अभी कभी भी अपनी क्लास में मेरी कभी कोई रैंक नहीं आई। मैं बहुत सीवियर एक मेंटल ब्रेकडाउन में के फ़ेज़ में चला गया। दिन के कुछ समय ऐसे होते थे जब बहुत खराब लगता था और वो फ़िक्स होते थे, शाम का समय या सुबह उठने के बाद आपको बहुत खराब लगेगा, आपको रोना आएगा, सेल्फ डाउट ना करें। आप भी ये एग्ज़ाम उतना ही क्लियर कर सकते हैं जितना आज से 4 साल पहले मैंने सोचा था क्लियर करने का। नमस्कार, मेरा नाम शाश्वत अग्रवाल है। मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ामिनेशन 2023 में 121वीं रैंक हासिल की है। इस वीडियो में मैं आपको अपनी लाइफ़ की पूरी एक जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। मैं बनारस जो कि उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है, उसमें मैं पला-बड़ा हुआ हूँ। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी बिज़नेसमैन हैं और मेरी माँ होम मेकर हैं। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा बनारस में ही 10वीं तक सेंट जॉन्स स्कूल डीएलडब्ल्यू और 12वीं तक सनबीम स्कूल में की है। जो मेरा बचपन का एक्सपीरियंस था वो एक नॉर्मल मिडल क्लास फैमिली का था, जहाँ पे मैं कोई एक बहुत स्मार्ट किड नहीं था अपने स्कूल में। मैं एक बहुत ही एवरेज किड था। बनारस में ये था कि मुझे हमेशा एक धार्मिक लगाव रहा आस-पास के चीज़ों से। मेरे घर से 300-400 मीटर पे काशी विश्वनाथ टेम्पल है, तो मुझे बचपन से मेरे पिताजी रोज़ काशी विश्वनाथ मंदिर ले जाया करते थे बाबा का दर्शन कराने के लिए। तो मुझे बचपन से धार्मिक चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रहा, मैंने बहुत क्लोज़ली देखा और मुझे रियलाइज़ हुआ कि किस प्रकार से हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, उससे हमारे सोसाइटी का एवोल्यूशन हुआ है। बनारस में ही हमारे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा संकट मोचन टेम्पल में और बहुत ही छोटी उम्र में मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। तो मैं अपने आप को हमेशा से बहुत लकी माना कि मैं एक बहुत ही पूज्य धरती पर मुझे जन्म लेने का मौका मिला और यही एक कारण भी था कि मैंने बचपन में ही सोच लिया था कि मुझे अपने जीवन में भी कुछ ऐसा करना है जिसके माध्यम से मैं अपने समाज में कुछ बड़ा कर पाऊँ। इस जर्नी में दोस्तों अगर मैं किसी को सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा तो वो मेरे माता और पिता होंगे। मेरे माता और पिता बचपन से ही उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं जो करना चाहूँ मैं वो करूँ। मैं लगभग 8वीं 9वीं कक्षा में मैंने उनसे शेयर किया कि मुझे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, मुझे एक नॉर्मल कन्वेंशनल लाइफ़ नहीं चाहिए। तो उन्होंने मुझे सिविल सेवा एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताया और 9वीं 10वीं कक्षा में आते-आते मैंने यह डिसाइड किया कि मैं सिविल सेवा परीक्षा में बैठूँगा। मेरा घर जो था एक नॉर्मल मिडल क्लास फैमिली जैसा था। मेरे एक बड़े भाई हैं, मेरी एक बड़ी सिस्टर है। मेरे जो बड़े भाई हैं वो मेरे पिताजी का बिज़नेस सँभालते हैं और मेरी बड़ी बहन सीए हैं। फैमिली में मेरे दोनों भाई और बहन मेरे से ज़्यादा पढ़ने में अच्छे थे, तो बचपन से मुझे एक लेवल ऑफ इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी रहा कि मैं शायद उतना अच्छा नहीं हूँ। लेकिन धीरे-धीरे करते-करते मुझे उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली और मैंने आगे चल के काफ़ी मेहनत की ताकि मैं भी अच्छा अपने एकेडमिक्स में कर पाऊँ। बचपन की ही एक घटना अगर मैं आपसे शेयर करूँ, तो मुझे बचपन में ही समाज में कुछ अच्छा और कुछ बड़ा करने का एक उम्मीद था, एक जज़्बा था। जब मैं छोटा था तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं किसी को मदद पहुँचा पाऊँ। तो मैं बचपन से ही कुछ एनजीओज़ में वॉलंटियरिंग करता करता आ रहा था। अपने स्कूल में भी मैं एनजीओ एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिव था। बच्चों को पढ़ाना मुझे बचपन से काफ़ी पसंद था। अगर मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ, तो मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हमेशा से रहा हूँ। मैं अभी कभी भी अपनी क्लास में मेरी कभी कोई रैंक नहीं आई और इसके बावजूद कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, कई एस्पिरेंट से सवाल पूछते हैं कि क्या सिविल सेवा परीक्षा में चयन होने के लिए एक टॉप मोस्ट स्टूडेंट होना ज़रूरी है? जिसका जवाब मेरे पास होता है कि नहीं। अगर मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप भी कर सकते हैं। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ तो मैं स्कूल से ही हमेशा मुझे चीज़ों को पढ़ने का काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बचपन में ही मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताबें विंग्स ऑन फायर इंडिया एट 2020 पढ़ने का मुझे मौका मिला, जहाँ से मुझे अपने जीवन की पहली सीख मिली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि टू थिंक स्मॉल इन मॉडर्न इंडिया इज़ अ क्राइम। आधुनिक भारत में छोटा सोचना एक गुनाह है। इस थॉट को लेते हुए मैंने अपने जीवन का सबसे पहला उद्देश्य बनाया कि मुझे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है। क्या करना है, ये नहीं पता था, लेकिन बस ये एक उम्मीद थी कि कुछ बड़ा करना है। जब मैंने ये ख्वाब अपने माता-पिता के साथ शेयर किया, तो उन्होंने मुझे सिविल सेवा के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सिविल सेवा से जुड़ने के माध्यम से आप पूरे देश की बागडोर सँभाल सकते हैं। और 9वीं 10वीं कक्षा में आते-आते मुझे भी इसकी तरफ थोड़ा रुझान बढ़ा और 11वीं 12वीं तक मैंने यह मन बना लिया कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकर के सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करूँगा।
11वीं-12वीं में क्योंकि मुझे साइंस और मैथमेटिक्स में काफ़ी दिलचस्पी थी, तो मैंने 12वीं में 11वीं और 12वीं में मैंने साइंस सब्जेक्ट चूज़ किया, साइंस एंड मैथ्स। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया 12वीं के बाद कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन करूँगा। ये डिसीज़न मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे ऐसा उस वक़्त लगता था कि अगर मैं पॉलिटिकल साइंस का ग्रेजुएशन किया रहूँगा, तो उससे मुझे सिविल सेवा परीक्षा में काफ़ी आसानी मिलेगी, जो कि काफ़ी अनकन्वेंशनल भी था क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स साइंस पढ़ने के बाद बीटेक करते हैं और फिर सिविल सेवा में आने का प्रयास करते हैं। 2016 में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किया महाराजा अग्रसेन कॉलेज से। वहाँ पे 3 साल मुझे राजनीति विज्ञान का एक कड़ा अध्ययन करने का मौका मिला। इसी साल मेरा अप्रोच हमेशा से ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज़र और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर पाऊँ। सो दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले ही साल मैंने कई सारे एनजीओज़ में एनरोल किया। मैं अपने कॉलेज की सोसाइटीज़ में भी काफ़ी एक्टिव रहा। मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली इनके अंडर में भी इंटर्नशिप करने का मौका मिला, जिससे मुझे ये मालूम पड़ा कि सरकारी व्यवस्था चलती कैसे है और किस प्रकार से सरकार में रहते हुए आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। जब मेरा कॉलेज कंप्लीट होने पे आया तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ साल का वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सकूँ और उसी वक़्त 3rd ईयर में आते-आते मेरा चयन हुआ लैंप फेलोशिप में। लैंप फेलोशिप यानी कि लेजिस्लेटिव असिस्टेंट टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक फेलोशिप है जो कि पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च कराता है। इस फेलोशिप के माध्यम से एक कैंडिडेट जो है जो भी सिलेक्ट होते हैं, वो किसी एक सांसद से जुड़ते हैं और 1 साल तक उनके सारे लेजिस्लेटिव इनपुट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। एज़ अ लैम्प फेलो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मैं जिस एमपी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनका मैं क्वेश्चन आवर, ज़ीरो आवर, उनकी स्पीचेज़, उनका प्राइवेट मेंबर बिल्स, पार्लियामेंट में आ रहे बिल्स के ऊपर रिसर्च करना, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, उन पे उनको रिसर्च आउटपुट प्रोवाइड करना, ये मेरा काम था। इस फेलोशिप के माध्यम से मुझे काफ़ी एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हुई कि इस देश में पॉलिसीज़ बनती कैसे हैं और किस प्रकार से ये पॉलिसीज़ हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। लैम्प फेलोशिप के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं पूर्णतः सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करूँगा। उस वक़्त तक मुझे पता नहीं था ज़्यादा कि तैयारी किस प्रकार करते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो थी कि चरण क्या होते हैं, सिलेबस क्या है, लेकिन तैयारी का एक अप्रोच क्या होना चाहिए, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और क्या-क्या चैलेंजेस किसी भी एस्पिरेंट को तैयारी के दौरान आ सकते हैं, इसकी भी ज़्यादा जानकारी मुझे उस वक़्त नहीं थी। सिविल सेवा की तैयारी मैंने 2020 में शुरू की। उस वक़्त लॉकडाउन भी चल रहा था और मैंने डिसाइड किया कि मैं कहीं से कोचिंग नहीं लूँगा और ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को भी इसी चीज़ का डाउट रहता है कि क्या सिविल सेवा के लिए कोचिंग करना ज़रूरी है? मेरा यह मानना है कि अगर आप सिलेबस को पढ़ने के बाद आपको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है कि मैं यहाँ पे ज़्यादातर सब्जेक्ट्स को अपने से ही तैयार कर लूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स और सिलेबस को देखने के बाद, तो आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सब्जेक्ट्स जहाँ पे आपको समस्या हो रही है, उन सब्जेक्ट्स के आप स्पेसिफिक क्लासेस कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप चाहें कि मैं पूरा एक कोचिंग ले लूँ, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। जो मेरे कमज़ोर सब्जेक्ट्स थे जैसे इकोनॉमिक्स मैंने उनकी क्लासेस की। ज्योग्राफी मुझे नहीं समझ में आता था, उनको मैंने यूट्यूब लेसन्स के माध्यम से कंप्लीट किया और मैंने पूर्णतः अपनी तैयारी शुरू कर दी। तैयारी के ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन तैयारी शुरू करते ही मुझे कई सारे चैलेंजेस फेस करने का मौका मिला। और सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो मेरे साथ ये था कि मैं अपने परिवार से दूर रह रहा था। यूपीएससी का जो प्रिपरेशन का जर्नी है वो एक कठिन प्रयास है। आपको रोज़ाना 10-12 घंटे पढ़ना पड़ता है। आप एक बंद कमरे में होते हो। तो कहीं न कहीं इसका एक पर्सनली बहुत सीवियर इम्पैक्ट मेरे मेंटल हेल्थ पे पड़ा। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा अटेम्प्ट भी नहीं क्लियर हुआ और उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा सीवियर मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। उस दौरान ये चीज़ ऐसी थी कि मैं बहुत कंफर्टेबल भी नहीं था कि मैं इसे अपने मम्मी-पापा से शेयर कर पाऊँ क्योंकि वो भी काफ़ी उम्मीद के साथ मुझे भेजे थे। और दूसरा जब ये प्रोसेस चल रहा था तो मैं खुद से भी सवाल कर रहा था कि अगर मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ तो क्या मैं कभी ये कर पाऊँगा? अंदर से लेकिन मेरे एक आवाज़ आई कि नहीं मतलब हार नहीं माननी है। मेरे एक मेंटर हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल, वो हमेशा कहते थे शाश्वत नेवर गिव अप। तो वो एक चीज़ मेरे साथ रही। लेकिन उन 2 महीने के दरमियान प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद जब मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ और मैं ये मानता हूँ कि ये एक बहुत ऐसी समस्या है जिसके बारे में लोग ज़्यादा ज़िक्र नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत सीवियर एक मेंटल ब्रेकडाउन ने के फ़ेज़ में चला गया। और अगर जस्ट टू गिव सम डिटेल्स दिन के कुछ समय ऐसे होते थे जब बहुत खराब लगता था और वो फिक्स होते थे शाम का समय या सुबह उठने के बाद आपको बहुत खराब लगेगा, आपको रोना आएगा, आपको सेल्फ डाउट के फ़ेज़ में आप चले जाएँगे।
और इतने सारे एस्पिरेंट्स बैठ रहे हैं, उसमें से कई सारे फेल हो रहे हैं और कई सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को फेस करते हैं। मैंने भी इसको फेस किया। मैं उन सारे एस्पिरेंट्स को आज इस स्टेज के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इस जर्नी के दौरान मेंटल ब्रेकडाउन को फेस कर रहे हैं, तो कृपया भी बिल्कुल भी करके आप अपने कैपेबिलिटीज़ को डाउट ना करें। 2 चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहले कि ये एग्ज़ाम एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। ये एग्ज़ाम सब कुछ नहीं है। ये एग्ज़ाम आपका जीवन नहीं है। इस एग्ज़ाम के आगे भी एक जीवन है। अगर आपका होता है बहुत अच्छा, आपको सेवा करने का मौका मिलेगा। अगर आपका नहीं होता है तो भी अच्छा, आप जीवन में कुछ और बड़ा करेंगे यहाँ से एक्सपीरियंसेस लेकर के। दूसरी चीज़ कि अगर आप कभी भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं जो कि मैंने खुद उस 2 महीने के पीरियड में किया, आप प्लीज़ रीच आउट करें सपोर्ट के लिए। आप अपने माता-पिता को शेयर करें। मुझसे गलती हुई कि मैंने उनसे ये चीज़ नहीं शेयर की। हो सके तो आप किसी थेरेपिस्ट को भी दिखाएँ और हो सके तो आप रोज़ाना अपने डिसिप्लिन्ड शेड्यूल में मेडिटेशन या योगा करने की कोशिश करें और अपना स्क्रीन टाइम कम करें। स्क्रीन टाइम से भी काफ़ी ज़्यादा आपके मानसिक संतुलन पे इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे भी काफ़ी एक लेवल ऑफ एफर्ट लगा इस चीज़ से बाहर आने में और 2-3 महीने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा एफर्ट इस चीज़ में लगा कि क्या मैं दोबारा प्रयास करूँ? तो मैं इस स्टेज के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी चीज़ से जूझ रहे हैं और आपको सेल्फ डाउट हो रहा है, तो प्लीज़ सेल्फ डाउट ना करें। आप भी ये एग्ज़ाम उतना ही क्लियर कर सकते हैं जितना आज से 4 साल पहले मैंने सोचा था क्लियर करने का। तो मैं इसके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी मेंटल ब्रेकडाउन के किसी फ़ेज़ में हैं, तो आप प्लीज़ रीच आउट करें डॉक्टर्स को, थेरेपिस्ट्स को। आप अपने घरवालों से शेयर करें। आप योगा, थेरेपी और मेडिटेशन जैसी चीज़ों को अपनाएँ और साथ ही साथ आप कोशिश करें कि यूपीएससी को अपने जीवन से एक एक कोरोलरी ना बना लें। जीवन बहुत विशाल है, जीवन यूपीएससी के आगे भी है और इसको हर चीज़ ना मान लें। अगर आपका सिलेक्शन होना होगा तो आप मेहनत करते-करते इसे कर लेंगे और अगर नहीं हुआ तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा कर लेंगे। इस थॉट के साथ से मेरे हिसाब से सब एस्पिरेंट्स को तैयारी करनी चाहिए। अ, इस ज़ोन से निकलने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे अफ़ेक्ट कर रही थी उस पीरियड में फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जब मेरा प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुआ था, वो थी करियर इनसिक्योरिटी। क्योंकि मैं इतने हाई एस्पिरेशंस के साथ दिल्ली आया था, मेरे घरवालों का एक बहुत बड़ा बोझ था मेरे ऊपर बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन का बोझ था मेरे ऊपर कि अ, तुम बहुत कैपेबल हो और तुम्हें करना है। तो कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं नहीं क्लियर कर पाया तो मैं क्या करूँगा? और यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना प्लान बी और प्लान सी हमेशा रेडी रखूँगा। आप विश्वास नहीं करिएगा दोस्तों कि ये चीज़ मुझे कितनी ज़्यादा इस जर्नी में मदद की। जो इनसिक्योरिटीज़ और मेंटल इंस्टेबिलिटीज़ मैं फेस कर रहा था, जहाँ मैंने एक बार प्लान बी और प्लान सी डिसाइड किया, वो काफ़ी हद तक कम हो गई और मैं फिर इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में मुझे काफ़ी मदद मिली। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने जेएनयू में मास्टर्स के लिए एडमिशन भी लिया। मुझे वहाँ का डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ कोर्स में मेरा चयन हुआ। मैंने वहाँ पे दाखिला लिया और मैं यूपीएससी की तैयारी के साथ-साथ अपना मास्टर्स का कोर्स जेएनयू में करने लगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे इससे काफ़ी हद तक मानसिक सुकून मिला, मैं मेंटली रिलैक्स हो गया और मुझे तैयारी में बिल्कुल प्रेशर नहीं होता था कि नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि मुझे पता था नहीं हुआ तो मैं जाके क्लासरूम में बैठ जाऊँगा। और फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, क्योंकि पूरा फ़ोकस प्रीलिम्स पे चला गया था, तो मेंस मैं उतना ध्यान नहीं दे पाया और मेंस मेरा 4 मार्क्स से रह गया। और फिर उसके बाद जो है तीसरे प्रयास में मैंने अपना पूरा एफर्ट लगा के मेरी फिर 121वीं रैंक हासिल हुई। इस जर्नी में अगर 2 से 3 स्निपेट्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो पहला ये होगा कि आपको अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक कठिन एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी एनर्जी लगती है। नॉट नॉट जस्ट मेंटल बट फिज़िकल एनर्जी भी काफ़ी लगती है। जो मेंस एग्ज़ाम के 4-5 दिन का प्रोसेस है, वो काफ़ी टफ़ होता है। तो सबसे पहले आपको अपना मेंटल स्टेबिलिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप प्लीज़ मेडिटेशन करें, योगा करें, हो सके तो वीकेंड्स पे कॉमेडी शो देखें। और साथ ही साथ जो है आप अपना प्लान बी और प्लान सी एज़ अ करियर बैकअप भी रेडी रखें। कई एस्पिरेंट्स रखना इसको पसंद करते हैं, कई नहीं रखना पसंद करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपके पास एक करियर बैकअप है, तो कहीं न कहीं आप मेंटली बहुत रिलैक्स रहेंगे तैयारी करते वक़्त कि आपके ऊपर कोई बहुत लोड नहीं है कि मैं नहीं निकाल पाया तो मैं क्या करूँगा? दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने फिज़िकल हेल्थ की का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम में आपको लगातार 1, 2 साल, 3 साल जो एस्पिरेंट्स लगातार अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, रोज़ाना 8 से 10 घंटे बैठ के पढ़ाई करनी पड़ती है। कहीं न कहीं आपका पोस्चर एक ही सिटिंग में रहता है और इतने लंबे सिटिंग के बाद आपको बैकएक,
से लेके आपको मसल नॉट्स से लेके बहुत सारी तरह की समस्याएँ हो सकती हैं। मैं खुद इनसे क्योंकि जूझा हूँ, तो इसीलिए मैं आपको एक पर्सनलाइज़्ड ओपिनियन दे रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम में फिज़िकल हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। योगा और एक्सरसाइज़ तो आपको करनी ही है। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर कभी आपको बहुत ज़्यादा पेन उठ गया, तो प्लीज़ आप डॉक्टर को दिखाएँ, क्योंकि कई बार विटामिन की कमी भी पढ़ाई के दौरान हो जाती है। तो दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, वो है अपनी फिज़िकल हेल्थ पे। फिज़िकल हेल्थ बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है, फिज़िकल हेल्थ पे पूरा ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़ जो ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम में आपको ह्यूमिलिटी होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे आते हैं जो कि शुरू में ही समझने लगते हैं कि शायद अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर कोई एग्ज़ाम के सेक्शन को बहुत लाइटली ले लेते हैं, जैसे लोग सीसैट के केस में आज के समय कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम आपका ह्यूमिलिटी भी टेस्ट करता है कहीं न कहीं, क्योंकि ह्यूमिलिटी से ही आपके अंदर वो जद्दोजहद करने की हिम्मत आती है। हर सेक्शन को, हर पेपर को आपको उसी लेवल ऑफ एनर्जी के साथ लेना है जैसे आप बाकी सेक्शंस को ले रहे हैं, और एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने के बाद भी आपको अपने अंदर, मेरा ऐसा मानना है, उस ह्यूमिलिटी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी मेरी जर्नी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जर्नी से कुछ मदद मिलेगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो या कोई सवाल हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि मैं आपके सवालों का उत्तर दे पाऊँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। हेलो एस्पिरेंट्स। हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को। हमने शायद इनका नाम तो सुना ही होगा। खान सर और केएसजी आईएएस की तो इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। सृष्टि जैन देशमुख सर की ही स्टूडेंट रही हैं, जिन्होंने 2018 में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की थी। जोश टॉक्स ने केएसजी आईएएस के खान सर से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करने की कि वो मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी, अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा उन नए एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है, लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। केएसजी आईएएस का फाउंडेशन कोर्स जो 1,20,000 का है, वो जोश फैमिली को अब 50,000 to 70,000 में मिल सकता है। जोश टॉक्स ये जानता है कि अभी भी ये फीस 50,000 और 70,000 हम में से बहुत युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा है, और इसलिए जोश टॉक्स हमें और हेल्प करने के लिए दो चीजें कर रहा है। पहली कि ये फीस हम मंथली 4,000 से 5,000 के इंस्टॉलमेंट्स में दे पाए, और दूसरी कि अगर हम करंट इंस्टीट्यूट्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या मंथली 4 से 5,000 की इंस्टॉलमेंट्स देना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम जोश के साथ शेयर कर सकते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बट कम प्राइजेस में। जोश इन इंस्टीट्यूट्स को अगले कुछ महीनों में कांटेक्ट करेगा और कोशिश करेगा कि ये इंस्टीट्यूट्स भी मान जाएं जोश की फैमिली को एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देने के लिए। तब तक जोश फैमिली मेंबर्स की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकलने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दे, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।